से 1 मिनट सर। क्या अनुभव? अरे नहीं सर, हो गया, मैंने क्लियर हो गया, मैंने कुछ सर गलत देख लिया था, सॉरी सर। लिख लिया सबने? बोर्ड क्लियर कर दूं? यस सर कर। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम लोग बिना स्प्रिंग कांस्टेंट यूज किए करें तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, क्योंकि इट इज जस्ट टचिंग द फ्री सरफेस ऑफ द स्प्रिंग। तो मेरे को लगता नहीं है कि वहां पर स्प्रिंग का कोई रोल है, क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन जस्ट टच कर रहा है वो वहां पे। एक बार मैं उसको बिना स्प्रिंग कांस्टेंट के करके देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, यस आप भी ट्राई करना, मैं भी उसको बिना स्प्रिंग कांस्टेंट के एक बार ट्राई करूँ, तो फिर वो हो जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, बिना स्प्रिंग कांस्टेंट के ही हो जाना चाहिए। बट चलो कोई नहीं, करते हैं ट्राई। तो आज का जो टॉपिक है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, अच्छा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब हमने बात करी कि, या हम टॉपिक जैसा कि पढ़ रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज, हम मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि अंडर टेम्परेचर, अंडर डिफरेंट टेम्परेचर्स और द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, हाउ टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है, और इसके बहुत सारे अलग अलग सब टॉपिक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेम्परेचर। ओके, सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। व्हाट इज टेम्परेचर? अच्छा, बता सकते हैं टेम्परेचर क्या होता है? हाउ कैन यू डिफाइन टेम्परेचर? सर, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन द बॉडी, तो वो द तो डिग्री ऑफ हीट हीट। तो वो तो हीट ही हो गई ना बेटा। लिखो टेम्परेचर, इट इज द रिलेटिव, it is the relative measure of, it is the relative measure of the degree of, it is the relative measure of the degree of hotness or coldness in a body. It is the relative measure of the degree of the hotness or coldness of a body. Then how can we define heat? What is heat? लिखो, heat is defined as, heat is defined as the amount of energy transferred. Heat is defined as the amount of energy transferred between two systems, between two systems, or a system and its surroundings, or a system and its surroundings
by virtue of temperature difference, by virtue of temperature difference. फिर से बोलूं, हीट की डेफिनेशन क्या हो गया? एक बारी पूरी रिपीट कर दो। लिखो हीट की डेफिनेशन ना। यस सर, बस एक बारी बोल दो, वो शायद लग रहा है कुछ छूट गया। कोई नहीं। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी transferred between two systems or a system and its surroundings, the system and its surroundings, by virtue of temperature difference. आप कई बार ऑब्जर्व करते होंगे कि अगर एक हॉट बॉडी है जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर है और उसकी क्लोज विसिनिटी के अंदर अगर आप एक कोल्ड बॉडी रख दें तो होता क्या है? हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। तो थोड़ी देर के बाद इस कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है और इस हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है। ये कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो हो क्या रहा है? There is an exchange of heat between the system and surroundings or between the two systems. लेकिन बेटा याद ये रखना, this particular point जो कि मैं बोलने वाला हूं is very important, that the direction of transfer of heat can never be determined. हम कभी नहीं बता सकते कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट किस तरफ से किस तरफ हो रहा है। ठीक है? यस सर। ऐसा क्यों? हम क्यों नहीं बता पाएंगे? सर आज क्योंकि पता नहीं वो कितने अमाउंट में ट्रांसफर हो रही है हीट। नहीं, ऐसा नहीं है। बात हम अमाउंट की नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब ये नहीं। अब सोचो, आपके पास एक कोई बहुत ही लेट्स से एक कंटेनर ले, एक कंटेनर के अंदर आप वाटर डालें और उसके अंदर बहुत सारे आइस क्यूब्स डाल दें, तो वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो कंसिडरेबली लो हो जाएगा। ठीक है? अब आप क्या करें, उसी कंटेनर के अंदर एक बिल्कुल खौलती हुई किसी चीज को जो कि बहुत सुपर हॉट हो, उसको उस कंटेनर के अंदर वाटर के अंदर डाल दें जिसका कि टेम्परेचर ऑलरेडी कम था। यू विल नेवर कम टू नो कि हॉट बॉडी से हीट कोल्ड की तरफ ट्रांसफर हुई या कोल्ड बॉडी की जो कोल्डनेस है वो हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर हुई जिसने कि उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया। ऐसा आपको कभी भी नहीं पता चल पाएगा। लाइक दिल्ली आजकल अगर हम लोग बात करें तो एक सीवियर कोल्ड वेव अभी हाल फिलहाल चल रही है आजकल। ठीक है? अभी जो सीवियर कोल्ड वेव है बेटा, ठीक, हम इस सीवियर कोल्ड वेव के बारे में ये कहते हैं जनरली कि भाई हिमालयाज की तरफ से हवा जो आ रही है वो ठंडी हवा आ रही है। ठीक है? अब ये जो ठंडी हवा हिमालयाज की तरफ से आती है ये मई जून में भी तो आ सकती है, क्योंकि वहां पर तो टेम्परेचर उतने ही रहते हैं। आज भी वहां का जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो -40 डिग्री सेल्सियस सियाचिन ग्लेशियर के आसपास होगा। लेकिन गर्मियों में भी वो तो 12 मंथ्स वहां पर ऐसा ही रहता है कि वहां पर जो टेम्परेचर रहता है वो -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। लेकिन मई जून में यहाँ पर टेम्परेचर +40 डिग्रीज हो जाते हैं। तब हम कहते हैं कि द एयर इज कमिंग फ्रॉम द हॉटर पार्ट, यानी कि पंजाब कह रहा हूँ, द राजस्थान एंड द सिंध पार्ट, यहाँ से एयर ब्लो करके आ रही है इस तरफ। दैट इज वाई द दिल्ली इज अंडर हीट वेव। ठीक है? आजकल कोल्ड वेव चल रही है और आज से और 4-5 महीने के बाद मई जून में हीट वेव स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये समझें कि हॉट वेव भी और कोल्ड वेव भी दोनों दिल्ली को इफेक्ट कर रही है। इट मींस कि this particular area is under the influence of both type of temperatures। तो हम ये तो कभी भी नहीं कह पाएंगे कि भाई वहां पर अगर इतनी कोल्डनेस है
हिमालयाज की साइड पर, तो दिल्ली हमेशा कोल्ड ही रहना चाहिए। नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन कि हीट किस तरफ से किस तरफ ट्रांसफर हो रही है, बट डायरेक्शन इज नेवर नोन टू अस कि हॉट से कोल्ड की तरफ गई या कोल्ड से हॉट की तरफ गई। दो बॉडीज पास में रखी हैं, एक बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, एक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यू विल नेवर कम टू नो कि कौन सी बॉडी किसके इन्फ्लुएंस में ज्यादा है, कि हॉट बॉडी ने अपनी हीट लूज कर दी एंड दैट हीट इज बेसिकली गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी, या कोल्ड बॉडी ने अपनी जो कोल्डनेस है यानी कोल्ड वेव्स है वो हॉट बॉडी को दी यानी उसने लूज करी, एंड दोज कोल्ड वेव्स आर बेसिकली एब्सॉर्ब्ड बाय द हॉट बॉडी। तो ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये कभी भी नहीं पता लगती हमें। इवन द फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ इनफैक्ट या जीरोथ लॉ, ये हमें डायरेक्शन के बारे में कभी भी नहीं बता पाता। ठीक है, यस सर। अब बात करते हैं टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी हैव थर्मोमीटर्स। ठीक है, थर्मो मीन्स हीट, टेम्परेचर को मेजर करने का तरीका है वो, तो हीट को मेजर करने का तरीका तो मीटरी, थर्मो प्लस मीटरी इज थर्मोमीटर। ना टेम्परेचर को मेजर करते हुए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं जिसमें कि हम लोग हीट को मेजर करते हैं या टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अभी, तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर स्केल, ये हमारे पास 4 डिफरेंट यूनिट्स हैं जिसमें कि टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल्स, और जूल्स के अलावा देयर इज वन मोर यूनिट, another unit is calorie. Now there is a relation between calorie and joules. So 1 calorie is equal to approximately 1 calorie is equal to 4.2 joules approximately, या फिर आप इसको 4.186 joules भी कह सकते हैं। ठीक है, कहीं पर कन्वर्जन आ जाए तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। नाउ दिस इज वन मोर कन्वर्जन you have to be familiar with, and this is 1 calorie is equals to 4.2 joules or 4.186 joules। ठीक है बेटा, सर ये कन्वर्जन कराना है तो? हाँ बेटा कन्वर्जन है, बट 1 कैलोरी आया कहां से? 1 कैलोरी के लिए हमें समझना पड़ेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था? एक्चुअली जूल ने वाटर लिया, ठीक है, और उस वाटर को ही स्टार्टेड चर्निंग इट। जैसा कि सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पर सेंट्रीफ्यूग के अंदर आप किसी भी चीज को डालो तो दिस इज बेसिकली अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग फैट, यानी कि हम क्रीम से घी अलग करते हैं बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज वन मेथड जो कि ऑलमोस्ट डेली ही सभी के घरों में भी होता है। आप दही लेते हैं या घर में अगर आप घी बनाते हैं तो दिस इज हाउ आप क्या करते हैं, उसको इस तरीके से चर्न करते हो, सेंट्रीफ्यूग के अंदर डालते हो, और सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है। उसने क्या करा, जूल ने इसी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर को कुछ हीट प्रोवाइड करी। अब जितनी हीट उसने प्रोवाइड करी वो हीट उतनी ही प्रोवाइड करना चाह रहा था जिससे कि वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर जाए। तो जितनी हीट से वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करा, उसने उसको बोला दिस इज 1 कैलोरी। लिखो डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज 1 calorie is defined as the amount of heat required. 1 calorie is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius
14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी बाय 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड थी उसको बोला गया 1 कैलोरी। ठीक है, Yes. Yes, sir. अब बात करते हैं डिफरेंट स्केल्स ऑन विच टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड। अब जैसे कि हमने बोला दीज आर द 4 डिफरेंट यूनिट्स। जो मोस्ट फेमिलियर यूनिट्स हैं वो हमारी 3 ही हैं, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स में सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे सेल्सियस स्केल के बारे में। अच्छा जी, सेल्सियस स्केल में हमारे पास 100 डिविजन्स होते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से हमारे पास होता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में देयर आर 180 डिविजन्स, तो यहां पर हमारे पास 0 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से 180 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर को मेजर करने की पॉसिबिलिटीज हैं। हम यहां तक उसको मेजर कर सकते हैं। दिस इज द प्रोविजन गिवन इन द फ़ारेनहाइट स्केल। तीसरा है हमारा केल्विन स्केल। जब हम केल्विन स्केल की बात करते हैं तो केल्विन स्केल में 273 डिग्री केल्विन से 373 डिग्री केल्विन तक हमारे पास प्रोविजन है मेजर करने का टेम्परेचर को। लेकिन द मोस्ट फेमस थिंग इज के जैसा कि हमने कहा फ़ारेनहाइट स्केल इज डिवाइडेड इनटू 180 डिविजन्स, यानी एक ही लेंथ पर जो हमारा टेम्परेचर स्केल होगा उसमें एक ही लेंथ पे हमारे पास सेल्सियस और केल्विन स्केल में देयर आर 100 डिविजन्स, बट इन फ़ारेनहाइट स्केल इन द सेम लेंथ हमारे पास 180 डिविजन्स हैं। तो जब हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं तो इनके रिलेशंस निकल के आते हैं, और वो रिलेशंस क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्सियस और केल्विन स्केल की, तो आपको पता होना चाहिए दैट केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू 273 प्लस Celsius, यानी whatever be the value given in Celsius, if you add 273 to it, you will have the readings in Kelvin scale. ठीक है? Yes, sir. और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन क्या होता है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन होता है T is equals to 5/9 F minus 32. So this is the relation between C and F. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर तीनों के बीच में एक रिलेशन बनाना पड़े तो मालूम है रिलेशन क्या है? Then the relation is C is equal to F minus 32 is equal to K. ठीक है? या आप एक काम करें, ये र्यूमर स्केल के साथ बनाते हैं इसको, क्योंकि सी और के का तो इकट्ठा हो ही सकता है। ठीक, तो सेल्सियस में और अच्छा र्यूमर स्केल के अंदर वी हैव ओनली 80 डिविजन्स, तो र्यूमर बाय 80, सेल्सियस बाय 100, फ़ारेनहाइट बाय 180। ठीक है? Yes. अच्छा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हमारे पास र्यूमर स्केल्स में आजकल हम लोग किसी भी तरह से टेम्परेचर कैलकुलेट नहीं करते हैं। वी ओनली यूज सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। आपके पास जो आपका डॉक्टर्स के पास जो थर्मोमीटर होता है वो आपका फ़ारेनहाइट स्केल पे काम करता है, जिससे और जो हमारा
लेट्स से के लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है फॉर एग्जांपल, या आप ये कहें कि जिससे कि हम आजकल का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, तो दैट वी यूज टू कैलकुलेट इन सेल्सियस स्केल। लेकिन लैब के अंदर व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा केमिस्ट्री में कि मैक्सिमम टाइम द टेम्परेचर्स आर इन केल्विन, ठीक है। सर रूमर स्केल को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि इसका स्केल बहुत छोटा है, मतलब 0 से 80 तक ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यस there सर। are there are only 80 equal parts, the divisions of 80 equal parts, वो छोटा स्केल है इसलिए उसको यूज नहीं करते, ठीक है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. क्या इतने पार्ट को बोर्ड को क्लियर कर दूं? यस सर कर दो। अच्छा, ये सब कुछ तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, है ना? यस सर। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? अच्छा, जो सबसे पहला हमें टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलता है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब हम देखते हैं तो द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन इज, आप किसी भी मटेरियल को जब आप हीट अप करते हो तो इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। तो ये जो एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन इज डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हीट और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसी को बोला जाता है थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज जहां पर आप थर्मल एक्सपेंशन को समझने की कोशिश कर सकते हो। पहला है लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। जब हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं तो इसको वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी बोला जाता है। सेकेंड, हम बात कर सकते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन की, और बेटा सुपरफिशियल एक्सपेंशन को 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन बोलते हैं। तीसरा होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल या फिर आप इसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कहते हो, एंड इज ऑलवेज इन 3 डायमेंशंस। तो जब हम कहते हैं एक्सपेंशन हमारा लीनियर है, यानी कि एक लेंथ यानी ओनली वन पैरामीटर ऑफ द गिवन सॉलिड इज गेटिंग एक्सपेंडेड, तो हम जनरली कंसीडर करते हैं एक वायर, ठीक है। वायर के बारे में हमने पहले भी बात की थी इन यंग्स मॉड्यूलस आल्सो। वहां पर हम लोग सॉलिड को एक्सपैंड करा रहे थे अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट या अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल लोड, ठीक है। उसी के अंडर, उसी केस के अंडर बेसिकली इट वाज एक्सपैंडिंग। लेकिन अगर हम किसी चीज को हीट अप करना स्टार्ट कर दें then also it gets expanded, but in case of wire the cross section area is almost negligible as compared to the length of the wire। तो इस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को वन डायमेंशनल ही कंसीडर कर लेते हैं। मान लिया कि हम लीनियर एक्सपेंशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, so let's say we have a wire of length L, and after heating its length becomes, let's say initially it was L1 and now it becomes L2. So this much amount of length is increased only by increasing the temperature, और इस लेंथ को हमने क्या बोल दिया? डेल्टा L। तो यानी बेटा L2 minus L1 is directly proportional to L1। किसी भी वायर के अंदर कितना एक्सपेंशन होगा इट डिपेंड्स अपॉन कि उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ठीक बात है। यस सर। हमने यंग्स मॉडुलस में भी ये समझा था कि अगर हमारे पास एक वायर है जिस वायर की लेंथ लेट्स से कि 1 मीटर है, तो 1 मीटर वायर के अंदर अगर आप 50 सेंटीमीटर एक्सपेंशन ऑब्जर्व करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, उस केस के अंदर वो ब्रेक कर जाएगी। लेकिन यही अगर आपके पास कोई एक वायर है विच इज ऑफ 100 मीटर्स, तो शायद 50 सेंटीमीटर उसके अंदर एक ऑब्जर्वेबल वेरिएशन हो सकता है, आप इतना लेंथ का एक्सपेंशन वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, So sir. change in length is directly proportional to original length, but change in length is also directly proportional to the change in temperature. तो अगर मैं इसको कलेक्टिवली लिखने की कोशिश करूं बेटा, तो L2 minus L1 is directly proportional to L1 delta T, और लिखते हैं L2 minus L1 is equals to L1 alpha delta T, और delta T को आप क्या लिख सकते हो? T2 minus T1, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो इसका मतलब लीनियर एक्सपेंशन का जो फाइनल रिजल्ट बनेगा मेरे पास, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज L2 is equals to 1 plus alpha delta T, लिख सकते हैं? Yes, sir. Sir, सर L2 हाँ minus L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा L के नहीं होना चाहिए, एज इन वो चेंज इन लेंथ हो जाएगा L2 minus L1। L2 minus L1 itself is delta L ना, Yes, sir. तो how can delta L is directly proportional to delta L? Okay, sir. Yes. ये तो डेल्टा एल ऑटोमेटिकली है ही ना बेटा, मैं तो कह ही रहा हूँ कि दिस इज चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ किस पर डिपेंड करेगा? ओरिजिनल लेंथ पे। हाँ जी सर। ठीक है बेटा, चेंज इन लेंथ किस पर डिपेंड करेगा? ओरिजिनल लेंथ। यस। ओरिजिनल लेंथ पे। और चेंज इन लेंथ किस पर डिपेंड करेगा? चेंज इन टेम्परेचर पर। और कलेक्टिवली वी कैन राइट इट एज L2 minus L1 is equal to L1 alpha T2 minus T1, जिसको कि आपने डेल्टा T लिखा ही था। So this is L2 is equals to L1 1 plus alpha delta T. Now this alpha is coefficient of linear expansion and is different for different materials. जो अल्फा होता है it is different for different materials. Like अगर आप आयरन की बात करते हो, तो आयरन के लिए इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1.2 अल्फा फॉर आयरन। आप इसको लिख सकते हो 0.8 2 3 4 1 2 पर केल्विन। तो इसका मतलब ये हो गया 1.2 into 10 raised to the power -5 पर केल्विन। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो डिफरेंट चीजों के मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अल्फा इज डिफरेंट। इतना पार्ट क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन की। बोर्ड क्लियर कर दूं? सर ये आयरन वाला याद करना है अल्फा वाला, या फिर मैंने तो नहीं बेटा, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है। ठीक है, याद किसी के लिए नहीं करना। अल्फा अल्फा इज गिवन टू यू व्हेनेवर देयर आर न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक। तो अल्फा दे रखा होगा या अल्फा कैलकुलेट करना होगा। ओके सर। हाँ, किसी चीज का याद नहीं करना है। बोर्ड क्लियर कर दूं बेटा? यस सर। Next is superficial expansion. Superficial expansion. इससे पहले हमने अल्फा निकाल ही लिया, तो अल्फा का फॉर्मूला होता है L2 minus L1 upon L1 delta T। ठीक है,
सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होगा, मान लो कि मेरे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, एंड दिस बॉडी इज अ टू डायमेंशनल बॉडी। टू डायमेंशनल बॉडी का मतलब एक प्लेन पेज जैसी कोई भी बॉडी, ठीक है। नाउ दिस इज अ टू डायमेंशनल बॉडी। अब मान लिया कि ये मेटेलिक है, जब हम इसको हीट करेंगे देन इट गेट्स एक्सपैंडेड। फॉर एग्जांपल ये इतना पतला होना चाहिए कि इसकी थिकनेस कोई मैटर ही ना करे, इनसिग्निफिकेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल आप आपकी मिठाइयों के ऊपर चांदी की वर्क लगी हुई देखते हो, वो जो चांदी की वर्क होती है वो चांदी की वर्क की थिकनेस बहुत ही कम होती है, ठीक है। इतना पतला वेफर अगर कोई है और आप उसको कुछ हीट प्रोवाइड करें, देन अंडर द एक्शन ऑफ दैट हीट या इन्फ्लुएंस ऑफ दैट हीट इट जनरली गेट्स एक्सपैंडेड। तो जब वो एक्सपैंड करेगा तो उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है। दैट टाइप ऑफ change in configuration in area of a body is called superficial expansion, ठीक है। Yes. मान लिया कि ये बेटा थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया, इनिशियली इट्स एरिया इज A1 और बाद में इसका एरिया ये हो गया कुछ, तो नाउ द न्यू एरिया इज A2। तो अगेन द चेंज इन एरिया A2 minus A1 is directly proportional to initial area। ऑब्वियसली अगर कोई चीज बहुत ही छोटी सी है तो उसके अंदर एरिया में भी चेंजेस कम आएंगे, लेकिन यहाँ पर एरिया के अंदर चेंजेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, मतलब ज्यादा होंगे। एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही चेंज इन एरिया भी ज्यादा होगा। तो चेंज इन एरिया इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर T2 minus T1, या फिर आप इसको डेल्टा T भी लिख सकते हो। तो कलेक्टिवली A2 minus A1 is directly proportional to A1 delta T, and finally you can write it as A2 minus A1 is equal to A1 beta delta T। Now this beta is called, या आप इसको ऐसा पहले एक्सपैंड करके लिख लें, 1 plus beta delta T। ये रिलेशन होगा आपके पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन का। बीटा को यहां हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगेन इसकी जो एसआई यूनिट है वो पर केल्विन ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप बीटा का फॉर्मूला यहां बनाते हैं तो बीटा इज इक्वल्स टू A2 minus A1 upon A1 डेल्टा T। तो देखो एरिया की यूनिट से एरिया की यूनिट कैंसिल आउट हो गई, आपके पास बचा क्या, सिर्फ डेल्टा T। तो ऐसा यूनिट विल बी पर केल्विन, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपको एक नए तरीके से सुपरफिशियल एक्सपेंशन और समझा देते हैं, ठीक है। अगर आप सुपरफिशियल एक्सपेंशन को निकालना चाहे रिलेशन, तो ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत थी। आप बेटा ये वाला रिलेशन उठाओ, L2 is equal to L1 1 plus alpha delta T, यही था ना। तो एक काम करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। दिस इज सेकेंड मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड था। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो दिस बिकम्स L2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू L1 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का होल स्क्वायर। तो लेंथ का स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। Yes, sir. So this is A2, this is A1, this will be 1 plus alpha square delta T square plus 2 alpha delta T, लिख सकते हैं। Yes, sir. अब एक बात बताओ, आपने आयरन के केस में लेंथ देखी थी अल्फा आयरन, ठीक है, वैल्यू कितनी थी 1.2 into 10 की पावर -5। Right. अगर मैं अल्फा का स्क्वायर कर दूं तो ये तो और भी छोटा हो जाएगा। Yes, sir. तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
Yes, sir. तो आपके पास बचेगा A2 is equals to A1 1 plus 2 alpha delta t. Now this 2 alpha is nothing but beta. So we have established a relation between alpha and beta. ठीक है? Yes, sir. This is the relation between alpha and beta. सर ये तभी होगा ना जब स्क्वायर ऑब्जेक्ट है। नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बस उसका सरफेस एरिया आप बढ़ा रहे हैं। सर एल स्क्वायर किया है हमने, तो वरना तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो सकता था। नहीं, अगर मान लो कि कोई फ्लैट बॉडी है मेरे पास, कोई भी एक फ्लैट बॉडी है, उस केस के अंदर स्क्वायर हो, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और नहीं हो तो लेट्स से कि आपके पास एक सर्कुलर बॉडी हो सकती है, सर्कल हो सकता है, फ्लैट डिस्क। नहीं सर, सेकंड मेथड से जो हमने एल स्क्वायर किया है तब एरिया आ गया ना। हाँ उसमें स्क्वायर होगा ना, कि साइड का स्क्वायर किया तो एरिया आ गया। हाँ, वो साइड का स्क्वायर हो गया। मैंने बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। Yes. अगर मान लो यहाँ पर सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हम लोग, यस सर। तो भी एरिया बनता। यस सर। ठीक है, अच्छा चलो, मतलब वहां पर 2 पाई आर का स्क्वायर कर देते हैं ना हम लोग, उसके सर्कमफ्रेंस का। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक, तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्लियर है? किसी को कोई डाउट सुपरफिशियल एक्सपेंशन में? नो सर। चलो नेक्स्ट, बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, sir. Okay, the next topic is cubical expansion. सबसे पहले रिलेशंस लिखेंगे कि रिलेशंस क्या क्या बनाए। हमने बनाया अल्फा इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 डेल्टा टी, बीटा A2 माइनस A1 अपॉन A1 डेल्टा टी। साथ ही साथ हमने एक रिलेशन बनाया जिसको हमने लिखा 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा। मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसको अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाय 2। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन के बारे में। अच्छा, मान लो कि मेरे पास कोई एक बॉडी है जिसका एक सर्टेन वॉल्यूम है, ठीक है, एंड व्हेन वी हीट दिस बॉडी, इसकी तीनों की तीनों डायमेंशंस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो अगर कुछ ना कुछ चेंजेस आए तो ये बॉडी का जो वॉल्यूम होगा, लेट्स से कि वो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो इनिशियली इट्स वॉल्यूम इज V1 and now its volume is V2, so change in volume is directly proportional to initial volume. Again, change in volume is directly proportional to change in temperature. So beta V2 is equals to V1 1 plus gamma delta T, where gamma is coefficient of cubical expansion. तो रिलेशन बन गया गामा इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन V1 डेल्टा टी। नाउ दिस रिलेशन वी कैन आल्सो ऑब्टेन इट विद अनदर मेथड, और वो जो अनदर मेथड है सेम वैसे ही करने की कोशिश करेंगे जैसे कि अभी हमने एरिया के लिए किया। तो लेट्स से हम बात कर रहे हैं मेथड 2 के बारे में। जब आप मेथड 2 की बात करते हो बेटा, अगेन L2 is equal to L1 1 plus delta alpha delta t। अगर मैं क्यूब कर दूं इसका ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ
साइड्स, तो बनेगा L2 क्यूब इज इक्वल टू L1 क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब. तो दिस बिकम्स V2, दिस इज V1. a प्लस b का होल क्यूब क्या बनेगा? a क्यूब प्लस b क्यूब यानी अल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. यही बन गया. ये रिलेशन क्लियर है यस सर. बेटा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b इंटू ab स्क्वायर. a स्क्वायर यहां पर क्या है? 1 है. 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहेगा. ठीक है. नाउ लुक एट दिस. इसको और इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि जब आप किसी भी एक वैल्यू का जो कि अल्फा आपके पास, जैसे कि हमने पहले भी बात की, अल्फा ऑफ आयरन कितना था? 1.2 into 10 to the power -5. When we are neglecting it even at the square terms, तो क्यूबिकल टर्म्स पे तो उसको नेग्लेक्ट करना और लाजमी बात हो गई, करना ही पड़ेगा. यस सर. तो हमारे पास रिलेशन बचा V2 is equal to V1 1 plus 3 alpha delta t. So this will be V2 is equals to V1 1 plus gamma delta t is the final relation. अब यहां से एक और रिलेशन बन के आ गया कि 3 alpha is equal to gamma. तो बेटा 3 alpha is equal to gamma, तो alpha किसके बराबर हो गया? Gamma by 3. So we have one more relation with alpha. Okay, there is relation between coefficient of cubical expansion and coefficient of superficial expansion with linear expansion. तो relation है alpha is equal to beta by 2 and gamma by 3. और थर्ड रिलेशन हमारे पास बन गया gamma is equal to V2 minus V1 upon V1 delta t. ठीक है. बेटा इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? नो सर. पक्की बात? यस सर. अब अल्फा बीटा और गामा के रिलेशंस आपके पास आ गए. ठीक है. अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि आप मुझे डेंसिटी का रिलेशन बता दें तो बता सकते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स. चलो देखो. सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. हाँ, लेकिन रिलेशन न्यूमेरिकली याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने ज्यादा आएंगे, तो आपको रिलेशन पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. देखो ध्यान से. रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड टेम्परेचर. ये आपकी बुक्स में शायद ना दे रखा हो बेटा. ठीक है. तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पर्टिकुलर टॉपिक में से इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आता है. जैसे हम इसका रिलेशन बनाएंगे तो आप समझ जाओगे कि बाकी रिलेशंस के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंट है. अभी यहां पर आप इन रिलेशंस को अगर अल्फा बीटा को लिखने की कोशिश करें तो आप मोनोटनी समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कि क्यों ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं दिखाई देते. जैसे कि ये था हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. जैसे कि ध्यान से देखें, आप लिख सकते थे L2 is equal to L1 1 plus alpha delta t. ठीक है. Look at the body of this equation. जब आप इसके लिए लिखेंगे तो आप लिखेंगे A2 is equals to A1 1 plus beta delta t. इसके लिए लिखेंगे तो लिखेंगे V2 is equal to V1 1 plus gamma delta t. तो जनरल फॉर्म में अगर आप देखें तो तीनों इक्वेशंस की बॉडी एक जैसी है, यानी कि आपके पास फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस
कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, यहां पर भी 1 प्लस कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, यहां पर भी 1 प्लस कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। आ रहा है ना एक जैसा? यस सर। अब वॉल्यूम के केस में समझना, यहां पर सॉलिड्स की डेंसिटी के केस में समझना कि देखो क्या हो रहा है। अच्छा, V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी रिलेशन है मेरे पास। मैं V2 को क्या लिख सकता हूं बेटा? मास इनटू डेंसिटी। डेंसिटी 2। यस सर। को लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी 1, लिख सकते हैं ऐसा? यस भाई मास तो उतना ही रहेगा ना, मास तो चेंज नहीं होगा ना, ओनली द वॉल्यूम एंड लेंथ इज वेरिंग या एरिया इज वेरिंग। यस। तो एक काम करो, इन दोनों को उठा के यहां रख दो, तो m अपॉन रो 2 विल बी m अपॉन रो 1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इसको जब सॉल्व करोगे तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा रो 2 इज इक्वल टू रो 1 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी का होल इनवर्स। ये रिलेशन बनेगा। ठीक है, ये रिलेशन यस सर। यहां अगर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो रो 2 विल बी इक्वल टू रो 1 1 माइनस गामा डेल्टा टी। अब इस फाइनल रिलेशन को देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर सब जगह आपके पास रिलेशन था 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी, यहां पर क्या है 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। सो यू आर बाउंड टू डू सम मिस्टेक्स बाय एडिंग इट आल्सो हियर, है ना? प्लस लगा दिया तो गलत हो जाएगा। यस सर। यस सर। इस एक छोटे से वेरिएशन की वजह से दिस पर्टिकुलर रिजल्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे और प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उसमें 21st आज मैं ट्राई करके भेज दूंगा, और बाकी क्वेश्चंस और ट्राई करो बेटा। सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चंस आज भेज रहा हूं, ठीक है? ओके सर। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। सर आप मेरे को नोट्स एंड वीडियो अलग से भेज दो कि क्या? हाँ भेज दूंगा। द थिंग इज मैं आधे टाइम क्लास में नहीं था बिकॉज आई वाज नॉट आई डिडंट हैव अ स्टेबल कनेक्शन एंड मैं बाहर था। कोई बात नहीं बेटा, ये नोट्स और मैं वैसे ग्रुप पे भी डाल दूंगा और अलग से भी डाल दूंगा। ओके थैंक यू सर।